हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूथ लैब एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 7 पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। इस ड्राइंग में आपको दिख रहा है कि किस तरह स्कूल के बच्चे रेत के नदी के किनारे से पत्थर कलेक्ट कर रहे हैं या छोटे छोटे कंकड़ कलेक्ट कर रहे हैं। आपने भी कभी किए होंगे, जैसे कभी किसी का घर बन रहा होता है, आसपास वहाँ रेत आती है तो आप वहाँ से कुछ कुछ छोटे छोटे पीबल्स कलेक्ट करते हैं, स्टोन्स कलेक्ट करते हैं। ये आते कहाँ से हैं? इन दी माउंटेन्स रॉक्स ग्रेजुअली ब्रेक डाउन ड्यू टू इरोजन। माउंटेन्स में जो रॉक्स होती हैं वो इरोजन के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती जाती हैं। As the river flow, they continue to break down the rocks further into pebbles, stones, sand and transport large quantities of them to the plains. और जब इन रॉक्स के किनारे से नदियाँ बह रही होती हैं तो ये छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं रॉक्स के, इनको और छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए पीबल्स स्टोन बनाते हुए बहुत सारी इस तरह से जो इनकी लार्ज क्वांटिटी को अपने साथ ट्रांसपोर्ट करती लाती है और इनके नदियों के किनारों में ये सब जाके इकट्ठे हो जाते हैं। द बिगर रॉक्स आर इवेंचुअली ब्रेकिंग डाउन इनटू फाइनर ग्रेन्स ऑफ सैंड एंड क्ले। तो इस तरह ये बिगर रॉक्स जो होती हैं वो टूटते टूटते सैंड के जो छोटे छोटे टुकड़े, आपको सैंड आपने देखी है, क्ले के इस तरह से टुकड़ों में टूटती जाती है। व्हाट इज मैटर कंपोज्ड ऑफ? हमको पढ़ना है कि मैटर किससे कंपोज यानी किससे बनता है। सो लेट अस एक्सप्लोर। हम एक एक्टिविटी करते हैं। हमने एक चौक ली हुई है और उसको हम ब्रेक करते जाएंगे और हम उसको तब तक ब्रेक करेंगे जब तक उसके टाइनी पार्टिकल्स हमें नहीं मिल जाते। सो लास्ट स्टेज में आप देखोगे कि आपकी उस चौक से एक फाइन पाउडर बन गया है। ग्रेड 7 में आपने चेंजेस के बारे में पढ़ा हुआ था, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। तो ये जो चौक का फाइन पाउडर आपको मिला है, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो ये एक फिजिकल चेंज होता है क्योंकि यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, सिर्फ चॉक की जो साइज है वो रिड्यूस्ड हो गई है। तो ये कि फिजिकल चेंज है। तो जब आपको चॉक का जो फाइन पाउडर मिल रहा है उसमें आप देखोगे कुछ टाइनी यूनिट्स आपको मिल रही हैं। यही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे कि चॉक बनी हुई है। इसका क्या मतलब है कि चॉक जो होती है वो चॉक या कोई भी मटेरियल जो होता है वो इसी तरह के स्मॉलर यूनिट से मिलकर बनता है। इन यूनिट्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। The constituent particle is the basic unit that makes up a larger piece of a substance or material। कोई भी substance या material का जो larger piece जो बहुत सारे smaller unit से मिलकर बना हुआ है, उन particles को हम कहते हैं constituent particles। जैसे कि chalk के, grain के, sand के या clay के। अब हम इसके आगे और एक्सप्लोर करते हैं तो हम एक एक्टिविटी और करते हैं। हमने एक ग्लास टम्बलर लिया हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है और उसमें हमने 2 चम्मच शुगर डाली हुई है। पहले आप इसे मिक्स मत करिए, पहले आप इस ग्लास की जो टॉप लेयर का पानी है उसको टेस्ट करिए। अब नेक्स्ट स्टेप आप उसको जो शुगर है उसको आप डिज़ोल्व करिए पूरी तरह से। अब आप उसमें जो पानी है उसमें से आप उसको टेस्ट करिए, आपको टेस्ट में क्या डिफरेंस मिल रहा है। पहले जो आपने पानी टेस्ट किया था वो स्वीट नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने उसमें शुगर डिज़ोल्व की अब जो पानी है वो स्वीट हो चुका है। तो और आप दिख रहे हैं कि पहले जब आपने पानी टेस्ट किया था उसमें शुगर जो थी वो नीचे आपको दिख रही थी एट द बॉटम, राइट। लेकिन अब आपने जब सेकेंड बार मिक्स किया तो आपको वो जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो उस पानी में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये शुगर पार्टिकल्स क्या हुआ, जब आपने इनको डिज़ोल्व किया तो शुगर पार्टिकल्स ब्रेक्स हो गए इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में और फिर ये इनके जो आपको टेस्ट से समझ में आ रहा है, आपको दिख तो नहीं रहे हैं वो शुगर के जो टाइनी ग्रेन्स हैं, बट अब आपको टेस्ट के थ्रू पता चल रहा है कि उस पानी में शुगर जो है वो डिज़ोल्व है। तो शुगर के जो टाइनी ग्रेन्स होते हैं वो इसी तरह कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मिलियंस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिसको कि आप उसके टेस्ट से आपको पता चल रहा है। बट ये टाइनी शुगर के जो पार्टिकल्स थे ये गए कहाँ? So the tiny sugar particles separate and occupy the available space between the water particles। ये जो water particles के बीच में जो space था इन tiny sugar particles ने वहाँ जाके अपनी जगह ले ली। तो ये जो कोई भी matter होता है या material होता है, उनके जो particles के बीच का जो space होता है उस space को हम कहते हैं interparticle spaces। वहीं पर उन टाइनी शुगर पार्टिकल्स ने जाकर अपनी जगह ले ली, जिसके कारण आपको वो टाइनी शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग से दिखाई नहीं दे रहे। व्हाट डिसाइडेड डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर? आपने पढ़ा होगा कि मैटर के जो होते हैं 3 प्रकार के, 3 टाइप्स के फिजिकल स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। The constituent particles of matter are held together through forces which are attractive in nature. These forces are called interparticle attraction।
कोई भी मैटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ एक फोर्स के कारण एक साथ बंधे होते हैं, और ये जो फोर्स होता है ये अट्रैक्टिव होता है। तो हर पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है, इस फोर्स को हम कहते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इन इंटर पार्टिकल के बीच में कितना स्पेस है उस पर डिपेंड करती है। अगर दोनों पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है तो अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर इंटर पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा है, तो इनकी जो स्ट्रेंथ है अट्रैक्शन की वो थोड़ी कम होगी। ठीक है। सो अवर साइंटिफिक हेरिटेज, आचार्य कर्नाड एक एंशियंट इंडियन फिलोसफर थे जिन्होंने सबसे पहले इस बारे में बात की। उन्होंने बताया परमाणु के बारे में, ही बिलीव्ड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इनडिविजिबल इंटरनल पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु। उनका मानना था कि मैटर जो है वो एक टाइनी इनडिविजिबल इंटरनल पार्टिकल्स यानी एक ऐसा पार्टिकल जो कि अब डिवाइड नहीं हो सकता है, सब उससे बना है, जिसे कि हम परमाणु कहते हैं। उनके इस आइडिया को उनके वर्क में लिखा भी गया है, बैसाखी सूत्र में। मैंने आपको बताया कि मैटर के 3 फिजिकल स्टेट होते हैं। फर्स्ट होता है सॉलिड स्टेट, जिसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। सॉलिड, हमने कुछ एक एग्जांपल्स लिए हुए हैं जो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं, जस्ट लाइक आयरन नेल, रॉक सॉल्ट, स्टोन, वुडन ब्लॉक, की, पीस ऑफ एल्यूमिनियम। अब आपने इन सबको देखा, अब आप इनके साथ क्या करेंगे, आप इनको सबको हथौड़े से तोड़ने की कोशिश कीजिए। इन सबके शेप और साइज को आपने देखा, अब आप इसे हथौड़े से तोड़ने की कोशिश कीजिए। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड, दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। आपने देखा ये जितनी भी चीज़ें हमने कलेक्ट की या जिनसे हम एक्टिविटी कर रहे हैं, इन सबका एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन सॉलिड, तो सॉलिड अगर आपको कोई कहेगा तो सॉलिड का हमेशा ही होता है कि सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, और इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण ये पार्टिकल्स एकदम फिक्स्ड पोजीशन पर होते हैं और वो पार्टिकल्स इधर उधर मूव नहीं कर पाते। इसी कारण इनकी जो शेप है वो एक डेफिनाइट होता है। द पार्टिकल्स कैन ओनली मूव टू एंड फ्रो अबाउट देयर पोजीशन। जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ ऑस्किलेट या वाइब्रेट कर सकते हैं, बट कैन नॉट मूव पास्ट ईच अदर, बट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही आप सॉलिड को गर्म करते हैं, सो व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड देयर पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर विग्रियसली। इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से, बहुत जल्दी तेज वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और एक स्टेज ऐसे आती है जब इनका जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं, जिसके कारण इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, और इनका जो फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स है वो वीक हो जाता है। और ये वही स्टेज होती है जब सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट। यहाँ पर सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ये जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड ये रिएक्ट करता है, उस टेम्परेचर को हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। So the minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। वो minimum temperature जिस पर कोई भी solid मेल्ट होना शुरू हो जाता है और लिक्विड स्टेट में आने लगता है, उसे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इस टेबल में आपको दिख रहे हैं कुछ सॉलिड्स के हमने एग्जाम्पल लिए हुए हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, हमने ये पढ़ा कि सॉलिड में जो होते हैं वो इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, मगर यहाँ पर आइस एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर की अपेक्षा में थोड़े ज़्यादा दूर होते हैं, जबकि वाटर लिक्विड है और आइस सॉलिड है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यूरिया का मेल्टिंग पॉइंट होता है 133 डिग्री सेल्सियस, और आयरन का 1538 डिग्री सेल्सियस होता है। अब दूसरी स्टेट यानी कि लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के साथ भी हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। हमने 200 ml वाटर लिया, पहले हमने इसे कांच की बोतल में डाला, फिर इसी पानी को हमने एक दूसरे जग में डाला, फिर इसी जग से हमने इस पानी को कन्वर्ट किया एक गिलास में। अब आप देखिए, ये पानी जो आपने रखा हुआ है ये जिस बर्तन में जा रहा है उस बर्तन की शेप ले रहा है, यानी इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता लिक्विड का। आप इसे जिसमें रखेंगे ये उसका शेप ले लेगा, बट इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है।
आपने चाहे इसे बॉटल में रखा है, चाहे जग में, चाहे ग्लास में, इसकी जो क्वांटिटी है वो 200 ml ही है, उससे ज़्यादा ना तो कम हो रही है ना उतनी है। हाँ, अब आपका इसमें एक्सेप्शन हो सकता है अगर आपके जो बर्तन हैं वो साफ़ नहीं है, या फिर आपके इधर पे जो पानी है उसमें चिपक गया है उस बर्तन में और आप इसको इधर से इधर शिफ्ट कर रहे हैं जब आप, तो वाटर लेवल थोड़ा स्लाइटली आपको मिलेगा कि थोड़ा बहुत कम है, बट इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी डेफिनाइट होता है, बट इसका शेप जो होता है वो डेफिनाइट नहीं होता है। ठीक है, अब हम इसमें एक एक्टिविटी और करते हैं। हमने यहाँ दिख रहा है आपको ड्राइंग में, हमने एक बर्तन में पानी लिया हुआ है और वहाँ पर आप उसको फिंगर से, आप उसमें फिंगर से जब उस पानी को काटेंगे तब वो जो पानी है वो ईजिली कट जाएगा, है ना। अब आप क्या ये सॉलिड में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप सॉलिड में आप अपनी फिंगर करके देखिए, आपकी फिंगर मूव नहीं होगी। अच्छा, आपने जब ये वाली एक्टिविटी की तो आपने देखा कि जो वाटर था वो जैसे ही आप अपना फिंगर लेके जा रहे हैं तो वाटर वहाँ से हट जा रहा है, लेकिन जैसे ही फिंगर आपकी वहाँ से हट रही है वाटर जो है वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जा रहा है। द पोजीशन ऑफ वाटर इज रिस्टोर। वी कैन से दैट इन लिक्विड द इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन आर स्लाइटली वीकर देन इन सॉलिड बट स्टिल स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर। जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, लिक्विड में से थोड़ा सा कम होता है, स्लाइटली वीकर होता है, बट फिर भी इतना होता है कि पार्टिकल्स जो है वो एक साथ आपस में जुड़े रहते हैं। हमने ग्रेड 6 में टेम्परेचर और इसके मेज़रमेंट के बारे में पढ़ा था। तो जैसे हमने अभी पढ़ा कि सॉलिड में जब आप कोई टेम्परेचर उसको दे रहे हैं और वो मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। सेम हियर, जब आप किसी लिक्विड को हीट करते हो तो उसमें भी एक स्टेज ऐसी आती है कि जो लिक्विड है वो वेपर में टर्न होने लगता है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब एक लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होने लग जाए, उस लिक्विड को हम उस टेम्परेचर को हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिकम सो विगीरियस दैट दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का वो इतना ज़्यादा वाइब्रेट हो जाता है कि वो एक दूसरे से काफ़ी दूर चलने लगते हैं, और रिजल्ट क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स का जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है और ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो है वो थोड़े दूर हो जाते हैं और लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है या फिर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। एट द बॉइलिंग पॉइंट द फॉर्मेशन ऑफ वेपर इज़ वेरी फास्ट। बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर का जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत जल्दी होता है। आपने कभी पानी गर्म होते देखा होगा, आपको ना कि सिर्फ सरफेस जो है उसके ऊपर की वो भी तो वो कन्वर्ट हो ही रही है वेपर में, और जो उसके अंदर का भी पानी आप देखोगे जब पानी गर्म होता है तो उसके अंदर से आपको बबल्स निकलते दिखाई देंगे, यानी कि पूरा जो लिक्विड है वो पूरा ही उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक साथ पूरा वेपर में चेंज होने लगता है। लेकिन कभी कभी एक फिनोमेना और भी है कि जब कभी कभी बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं होता, यानी कि आप लिक्विड को हीट नहीं भी कर रहे हैं और उसका जो टेम्परेचर वो बॉइलिंग पॉइंट से कम भी है, तब भी वो वेपर में चेंज होने लगता है। ये लेकिन जो प्रोसेस होता है बहुत ही स्लोली होता है और सिर्फ सरफेस पे होता है, तो स्लोली एंड ओनली एट द सरफेस। इस स्लोअर प्रोसेस को हम कहते हैं एवोपरेशन, जिसके कारण कि आप जब पोछा वगैरह लगाते हैं या कपड़े धोते हैं, बाहर सुखाते हैं, तब जब आप कभी फर्श पर पानी गिर जाता है उसको थोड़ा सा पोंछते हैं, वाइप करते हैं, तो थोड़ी देर में पूरा पानी जो है वो सूख जाता है, जबकि आप उसे गर्म तो नहीं कर रहे होते। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवोपरेशन। अब है थर्ड स्टेट यानी कि गैसियस स्टेट। डू गैसेज ऑल्सो हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम? क्या गैसेज का भी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है? सो लेट अस इन्वेस्टिगेट। हमने दो ट्रांसपेरेंट गैस जार लिए हुए हैं जिनको हमने मार्क किया है ए एंड बी, है ना, ये ड्राइंग में आपको दिख रहा है। अब हम एक इंसेंस स्टिक लेंगे, अगरबत्ती, और उसको हम इस तरह से जलाएंगे कि उसका जो धुआं है वो पूरा स्मोक जो है उस गैस जार में कलेक्ट हो जाए। अब हमने जो ए वाला जो गैस जार है उसमें हमने उसके पूरे स्मोक को कलेक्ट किया और हमने उसको ग्लास प्लेट से कवर कर दिया। अब हम धीरे से जो बी वाला जो हमारा ट्रांसपेरेंट जार है वो हम उसको ए के ऊपर इस तरह से रखेंगे और धीरे धीरे से ग्लास प्लेट को हटाएंगे। अब आप देखिए जो स्मोक था वो गैस जार ए से जाके पूरा ट्रांसपोर्ट हो चुका है गैस जार बी में, यानी कि जो गैस है इसको जितनी जगह मिल जाए ये उतनी जगह में फैल जाता है, राइट। अगर आप एक कमरे में अगरबत्ती जला रहे होते हैं तो उसकी खुशबू आपको पूरे घर में मिल रही होती है, यानी कि गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, उनका कोई डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता, उनको जितना स्पेस मिलेगा वो उतनी स्पेस में फैल जाएंगे। ना तो इनका कोई शेप होता है और ना ही इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सो सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम, लिक्विड हैव
definite volume but not definite shape, and gas both gas not definite volume and not definite shape. Okay, इस एक्टिविटी में हमने स्मोक का जो यूज़ किया है वो आपको दिख तो नहीं रही है, तो अगर आपको इस एक्टिविटी को कुछ ऐसी गैस के साथ करना है जो आपको थोड़ी शो हो, तो यहाँ पर हम उस इंसेंस स्टिक की जगह पर आप आयोडीन का यूज़ कर सकते हो। अब आयोडीन लीजिए और उसको वहाँ रखिए, वो धीरे धीरे से स्मोक में चेंज होगा और आपको वो कलरफुल दिखाई देगा, जिससे आपको ये एक्सपेरिमेंट करने में ज़्यादा ईजी होगा। हाउ डज द इंटरपार्टिकल स्पेसिंग डिफर इन द 3 स्टेट ऑफ मैटर? लेट अस एक्सपेरिमेंट। हम एक सीरीज लेंगे विदाउट अ नीडल, पुल द प्लंगर ऑफ द सिरिंज आउटवर्ड्स इन अ फुली एक्सटेंडेड पोजीशन। हम इसके जो प्लंगर है इसको हम पूरी तरह से पीछे की तरफ खींचेंगे। अब हम इसका जो नीडल हमने जो ली थी सिरिंज, इसका जो ऊपर का मुंह है उस मुंह को हम उस अपने थंब से बंद करेंगे। अब उस जो सिरिंज का जो प्लंगर था उसको हम वापस इनवर्ड हम आप उसको स्लोली जो है वो पुश करने की कोशिश कीजिए। अब आप जब इसको पुश करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? व्हेन यू कंप्रेस द एयर बाय पुशिंग द प्लंगर, द पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू कम क्लोजर। अब यहाँ पर जो उसके अंदर जो हवा भर गई है, जो एयर भर गई है, वो आप जब उसको बंद कर रहे हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो फोर्सफुली एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। सो दिस सो द गैस पार्टिकल्स हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। इससे पता चल रहा है कि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। If you stop pushing the plunger, the gas particles spread and then the plunger moves back to its original position. अब आप अगर उस प्लंगर को पुश करना बंद कर देंगे तो वो प्लंगर अपने आप फिर से आउटवर्ड आपके पास वापस बाहर आ जाएगा, क्योंकि अब वो जो गैस पार्टिकल्स थे वो फिर से स्प्रेड होंगे और प्लंगर जो है वो वापस से ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो गैस होते हैं उनके बीच इनके पार्टिकल जो होता है वो स्पेस सबसे ज़्यादा होता है। टेक अ ग्लास वेसल, फिल इट ऑफ अबाउट हाफ विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। हमने एक ग्लास लिया, उसमें हमने आधा जो है वो पानी भर दिया है। एड 2 टीस्पून ऑफ शुगर इनटू इट। हमने इसमें 2 चम्मच शुगर डाली है। अब आप जो वाटर का जो लेवल है उसको मार्क कीजिए। अब आपका जो वाटर का लेवल है वो हो गया है B पहुंच गया, जैसे हमने उसमें शुगर डाली। अब हम जब इसको डिज़ोल्व कर रहे हैं, डिज़ोल्व करने के बाद आप देखोगे जो वाटर का लेवल है वो B और A के बीच में आ गया है। नया जो लेवल आया है वाटर का, जिसको कि हम मार्क करते हैं एज अ C। तो आपने यहाँ पर क्या डिफरेंस आपने देखा कि यू विल ऑब्जर्व दैट इनिशियली व्हेन शुगर इज एडेड, जैसे ही आपने इसमें शुगर डाली तो जो वाटर का लेवल था वो इंक्रीज हो गया, बट आफ्टर डिसोल्यूशन इट में डिक्रीज। जैसे ही आपने उसको डिसॉल्व किया तो वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? वो शुगर पार्टिकल्स कहाँ गए? इसके पहले वाली एक्टिविटी में भी हमने पढ़ा था कि जो उसके शुगर पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में जाके वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। आपको ड्राइंग में साफ दिख रहा है। यहाँ पर जो ये येलो कलर के पार्टिकल्स हैं ये शुगर पार्टिकल्स हैं, और ये जो ब्लू दिख रहे हैं ये वाटर पार्टिकल्स हैं। तो इन वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में आकर ये शुगर पार्टिकल्स ने अपनी जगह ले ली है। इसके कारण अभी जो वाटर का लेवल आपको पहले दिख रहा था, जैसे शुगर डाली थी तो B पहुंच गया था, लेकिन जब हमने डिसॉल्व किया तो उस B से वो थोड़ा सा नीचे आ गया, डिक्रीज हो गया और C पोजीशन पर आ गया। यानी कि जो वाटर होता है उनके बीच का जो इंटरपार्टिकल स्पेस, मतलब लिक्विड के बीच का इंटरपार्टिकल स्पेस में उसमें भी स्पेस होता है, लेकिन हाँ गैस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। सैंड इज अ सॉलिड। सैंड जो है वो सॉलिड है। दैट डज नॉट डिजॉल्व एनी वाटर। ये किसी भी पानी में डिजॉल्व नहीं होगी। व्हेन एडेड टू वाटर द सैंड पार्टिकल सेटल डाउन एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इन द कंटेनर कॉजिंग द टोटल वॉल्यूम टू इंक्रीज। अब आप उस पानी में जो हमने अभी शुगर करी, अब आप उसमें सैंड डालकर देखिए, जो आपने जो मार्क किया है वो लेवल B जो पहुंचेगा वो वहीं के वहीं पहुंचेगा। आप उसे डिजॉल्व कर दिए, डिजॉल्व होगी नहीं, क्योंकि वो सॉलिड है और वो कहीं पे भी पानी में डिजॉल्व नहीं होती है। तो इस ड्राइंग में आप देखिए, यहाँ पर आपको साफ साफ समझ में आ रहा है जो सॉलिड होते हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। इनके बीच का जो इंटरपार्टिकल स्पेस है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। ये आपको दिख रहा है, इसलिए इनका शेप जो होता है वो डेफिनाइट होता है। फिर लिक्विड के बीच का जो स्पेस होता है, इंटरपार्टिकल्स स्पेस, वो सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है। और गैस वाला जो है ये दिख रहा है आपको, इनका इंटरपार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होता है।
Often we use the term particle in different constant. The meaning of this term changes with the constant. For example, while taking about air pollution, जब आप particle word का use कर रहे हो तो ये हर जगह पर इसका मीन अलग हो जाता है. जैसे कि air pollution, the term suspended particulate matter is used as this term refers to the tiny dust particles. जब हम air pollution की मैं बात कर रहे होते हैं तो जो आप एक term पढ़ते हो suspended particulate matter, ठीक है, इस टर्म का यूज किया जाता है वो टाइनी डस्टी पार्टिकल्स जो कि एयर में सस्पेंडेड है यानी कि फैले हुए हैं. नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल एज कम्पेयर टू द डस्ट पार्टिकल्स. इन फैक्ट इवन दीज टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स. ये जो आपको बाकी जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये पार्टिकल्स पूरे एयर में फैले होते हैं और ये भी बहुत छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं. हाउ पार्टिकल्स मूव इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. ये पार्टिकल्स किस तरह से मूव करते हैं डिफरेंट स्टेट के मैटर के में. सो लेट अस एक्सपेरिमेंट. टेक अ ग्लास टम्बलर कंटेनिंग वाटर एंड पुट अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट इनटू इट. हमने ग्लास टम्बलर लिया, उसमें पानी लिया और कुछ ड्रॉप हमने उसमें पोटेशियम परमैग्नेट डाला. इनिशियली यू विल सी सम स्ट्रीक्स ऑफ पिंक कलर स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम द ग्रेन. आप ये देख रहे हो इनिशियली आपको दिख रहे हैं कि जैसे आपने इसमें पोटेशियम परमैग्नेट डाला तो यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रीक्स दिख रही हैं जो कि धीरे धीरे पानी में फैल रही हैं. कुछ देर बाद जब आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से ये जो पानी है ये पूरा का पूरा पिंक हो चुका है. राइट, दिस हैपन बिकॉज द वाटर पार्टिकल्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन. आप ये इसलिए हुआ क्योंकि जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट मोशन में रहते हैं यानी कि वो हमेशा मूव कर रहे होते हैं. फर्स्ट दे पुल आउट द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम इट्स ग्रेन एंड लेटर दे हिट दीज पार्टिकल्स सो that they get spread throughout the liquid. In the case of many substances, the constant particles are held together strongly that the water particles are unable to pull these out. कभी कभी ये constant particles जो कभी किसी solid के होते हैं ये इतने ज़्यादा held रहते हैं साथ में कि water particles इनको pull नहीं कर पाते और ये पूरी तरह से फैल नहीं पाते. जैसे कि sand, इसलिए वाटर में कैसी होती है, insoluble होती है. लाइट एन इंसेंस स्टिक इन वन कॉर्नर एट द रूम. आप एक रूम की किसी भी कॉर्नर पर एक अगरबत्ती जलाइए. आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसे जलाएंगे इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे में फैल जाएगी. यू कैन स्मेल द फ्रेग्रेंस थ्रू आउट द रूम. दिस हैपन्स बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द फ्रेग्रेंस स्प्रेड. और ये बहुत जल्दी होता है ना. सो फिलिंग द एंटायर रूम दिस सो दैट द पार्टिकल्स ऑफ एयर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली. ये भी हमको यही बता रहा है कि जो एयर के पार्टिकल्स है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है, ये भी पूरी तरह से मूव कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं. द एयर पार्टिकल्स हिट द पार्टिकल्स ऑफ द फ्रेग्रेंस एंड हेल्प देम स्प्रेड थ्रू आउट द रूम. तो आपने देखा कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के होते हैं या गैस के होते हैं ये मूव कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली. एवर हर्ड ऑफ द पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर प्ले अ क्रूशियल रोल इन मैनी एवरीडे प्रोसेस. आप ये जो पर्टिकुलेट नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं मैटर के, ये हमारे एवरीडे की प्रोसेस में भी बहुत काम आता है. व्हेन वी वॉश क्लॉथ्स स्टेन विथ ऑयल. जब आपके कपड़ों में ऑयल लग जाता है आप उसे सोप से या न्यूमिरस जो साफ कर रहे होते हैं तो ये जो सोप के पार्टिकल्स होते हैं क्या करते हैं, ये ऑयल पार्टिकल्स के चारों ओर फैल जाते हैं फैब्रिक में और जो सोप का पार्टिकल होता है उसका एक एंड उस ऑयल से अटैच हो जाता है और वो उसके स्टेन से उसको हटा ले जाता है. तो वाटर थस हेल्पिंग लिफ्ट द ऑयल ऑफ एंड वॉश इट अवे. Based on our learning from the chapter, we can say that matter is made up of small particles. हमने जो भी पढ़ा अपने चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है जो एक साथ फोर्स के थ्रू एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन दैम. जो अट्रैक्टिव फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो उनके बीच में कितना डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच में उस पर डिपेंड करता है. विच इन टर्न डिपेंड्स ऑफ देयर थर्मल एनर्जी. और ये इनके थर्मल एनर्जी पे भी डिपेंड करता है. इट इज़ द थर्मल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स दैट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. कोई भी पार्टिकल्स का जो थर्मल एनर्जी का नेचर है उसके हिसाब से आपको मैटर का फिजिकल स्टेट के बारे में पता चलता है. जैसे कि सॉलिड स्टेट जो होती है उसकी थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स जो होती है वो लो होती है. सो दे रिमेन क्लोज टू ईच अदर. इसलिए इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं. एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स. और ये इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव जो इनका फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. दिस रिस्ट्रिक्ट देयर मोशन टू ओनली स्मॉल वाइब्रेशन. जिसके कारण ये जो पार्टिकल्स हैं वो मूव तो नहीं करते बट वो सिर्फ एक स्मॉल वाइब्रेशन पे जा सकते हैं. लेकिन जैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट आता है थर्मल एनर्जी जो होती है वो इनकी बढ़ जाती है और जिसके कारण ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा ही वाइब्रेट करने लग जाते हैं और ये लिक्विड में चेंज हो जाते हैं.
एट दिस स्टेज द पार्टिकल्स कैन मूव अवे, और इनके पार्टिकल्स थोड़ा दूर हो सकते हैं, अपने फिक्स पोजीशन से हट जाते हैं, और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है स्लाइटली, जिसके कारण रिएक्टिव फोर्स जो है वो वीक हो जाता है और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैसेस स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें इतनी एनर्जी होती है कि वो फोर्स से ओवरकम हो जाते हैं और ये कहीं भी मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं। तो इस ड्राइंग में आपको इनके सारे डिफरेंसेस आपको समझ में आ रहे हैं। यहाँ पर जो है सॉलिड के बारे में लिखा हुआ है, इनका इंटर पार्टिकल स्पेस मिनिमम है, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स निलिजिबल, यानी कि बहुत ही कम होता है, सिर्फ वाइब्रेट होते हैं, ठीक है ना। लिक्विड में इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है वो सॉलिड की अपेक्षा में थोड़ा ज़्यादा होता है, लिटिल मोर, पार्टिकल्स आर लिटिल लूजली पैक्ड देन इन सॉलिड, इनके पार्टिकल्स थोड़ा लूजली पैक होते हैं सॉलिड की अपेक्षा में। इंटर पार्टिकल स्पेस अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड की अपेक्षा में स्लाइटली वीकर होता है, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड स्पेस, जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो सिर्फ एक लिमिटेड स्पेस पे ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। गैस में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा है, पार्टिकल्स फ्री हैं, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन मिनिमम है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल द अवेलेबल स्पेस, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो जितनी स्पेस होगी सभी स्पेस में मूव करेंगे और पूरी तरह से वो फ्री होते हैं। तो लेसन में आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसे थोड़ा अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।